If you are going to take board exam this year, then this video is specially for you. Do watch it. Do not miss the last part जहाँ पे मैंने एक पेपर हल किया है तुम लोगों के लिए। Assalamualaikum everyone, my name is Qudsiya Qasim. I belong from Mansehra and I did my FSC from the Peace Group of Schools and Colleges Mansehra. I secured first position in the BISC Aptibad Examination 2021. Assalamualaikum, this is Abdul Sattar and I've done my FSC from Cadet College Cohort and I secured third position in Board of Intermediate and Secondary Education Cohort. I scored 1082 marks. Assalamualaikum, I'm Hadi Gulshra and I'm from Mansehra. I did my FSC from the Peace School and Group of Colleges, Mansehra campus. And I got third position in pre-medical group from Aptibad. Hello, this is Tayyib Ehsan and I did my FSC from Cadet College Swat and I secured second position in Board of Intermediate and Secondary Education, Saidu Sharif Swat. ये वीडियो जो आज बनाई जा रही है इसमें बेसिकली दो सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट ये कि हमने यानी मैंने कौन कौन सी चीज़ें स्टडी रिलेटेड मटेरियल के लिए यूज़ की, और दूसरी बात ये कि मैंने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, मैंने पेपर में उसको प्रेजेंट कैसे किया। सबसे पहले मैं जो रेफ़र करना चाह रही थी कि आप लोगों की अब जैसा 2 मंथ्स रहते हैं या 1 मंथ रहता है प्रिपरेशन में, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इस टाइम पे आप जो है अपने सामने पास पेपर, जिस बोर्ड पे आप बिलोंग करते हैं उस बोर्ड के आपके पास पास पेपर ज़रूर होने चाहिए जिसमें आपके 5 ईयर पेपर हों। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे बोर्ड जो ऐसे होते हैं वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो बोर्ड जो है वो क्वेश्चन रिपीट करते जाते हैं। तो आपके वो क्वेश्चन ऐसे स्ट्रॉन्ग हुए हुए हों, आपके पास उनके साथ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स हों, आपको ये पता हो कि मैंने इसको कैसे प्रेजेंट करना है और किस तरह लिखना है। ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास पास पेपर ज़रूर हो। दूसरी बात यह है कि अपने किसी और नोट्स की वगैरह की तरफ के जाने से पहले आप अपनी बुक्स को ज़्यादा रेफर करो। लाइक आपके जो अपने बोर्ड की बुक है उसको सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। आपको अपनी बुक जो है सबसे ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए, उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सबसे अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं जो करती थी कि लाइक मैंने जो है शुरू से तैयारी करना शुरू की हुई थी, तो इसलिए मुझे आखिर में इतना मसला नहीं हुआ। तो मैं आखिर में जो है मुझे अगर मैं कहती थी कि मेरा कोई पेपर जो है थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि हमारे टीचर हमेशा कहते थे कि अगर आप पोजीशन के लिए स्ट्राइव कर रहे हो ना तो आपके पेपर में कोई डिफरेंस होना चाहिए। आपका पेपर जो है सारे मार्क्सेस में से एक पेपर उठना चाहिए कि ये पेपर जो है ये बोर्ड टॉप करेगा ये पेपर, ठीक है। तो आपने इस पेपर में ऐसा करना है कि लाइक फिर मैं ये करती थी कि मैं केपी, जब मैंने अपनी सारी केपी की बोर्ड टेक्स्ट बुक बोर्ड सारी याद कर लिए, सब कुछ कर लिया, तो फिर मैं फेडरल को रेफर करती थी, मैं पंजाब को रेफर करती थी उसमें, ठीक है। फर्दर आप ऐसे कर सकते हो कि लाइक आप डायग्राम्स की तरफ कर दोगे ना, कि डायग्राम्स आपने अगर आपकी बुक्स में इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है और आपको लगता है कि किसी और बुक में अच्छी डायग्राम है और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है तो आप वो डायग्राम करो, ठीक है। अगर अब मैं साइंसेस की तरफ अगर आपको रेफर करूँ तो साइंसेस के अगर पेपर्स आप करते हो तो सबसे पहले ये है कि आपका अपनी बुक पर पूरा कमांड होना चाहिए, आपको अपनी बुक का सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप फर्दर दूसरी बुक्स की तरफ मूव करो। पहली बात कि मैंने क्या क्या स्टडी किया। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास पढ़ने के लिए टाइम कम होता है, ऑल्दो कि मैंने स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट किया था, लेकिन वो लोग जो कि बाद में पढ़ना स्टार्ट करते तो उनके लिए भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास्ट पेपर्स की तरफ जाएँ कि आपने क्या क्या करना है। पास्ट पेपर से मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बोर्ड्स रिपीट करते हैं और जो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कुछ फंक्शन के क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ जनरल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो सब करने बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप उनकी तरफ जाएँ, उसके बाद आप नेक्स्ट बाकी चीज़ों की तरफ आते जाएँ। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये कि आर्ट्स सब्जेक्ट्स जो होते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स में आप कर लेते हो, वो पास्ट पेपर से हो जाते हैं, लेकिन जो आर्ट्स सब्जेक्ट हैं उसमें मार्क्स कम आते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट से मार्क्स देना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप लोग कोर्स सर्च किया करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश में जनरल एक चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर 2 लेसन्स होते हैं, एक पोएम होती है, और इन तीनों का थीम एक ही होता है। आप कोई भी 3 या 4 कोर्स उस थीम से रिलेटेड लेकर उसको डिफरेंट क्वेश्चन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आप अभी से ही करना शुरू करें कि बहुत सारे कोर्स लें, रेफरेंसेस लें और उनको अपने नोट्स के ऊपर लिखते जाएँ। इसी तरह अगर आप उर्दू में देखें तो उर्दू में आपको ये एक चैप्टर लें, उस चैप्टर के थीम के मुताबिक 2-3 शेर लें और उनको डिफरेंट क्वेश्चंस में लिखते जाएं। जब आप इस्लामियात पाक स्टडी की तैयारी करें तो आप इस्लामियात की स्टडी में भी हदीसें, इस तरह डिफरेंट आयात और उनके रेफरेंसेस अभी से याद करना शुरू करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। पाक स्टडीज़ के लिए आप करें तो उसके लिए भी आप अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने उर्दू में पाक स्टडीज़ पढ़ी तो मुझे मेरे टीचर्स या मेरे सीनियर्स कहते थे कि आप इस तरह करें कि उसमें इंग्लिश कोटेशंस को ऐड करें। आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, मतलब आप सकाफत ले गए, सकाफत की इंग्लिश में डेफिनेशन एक एडिशनल पॉइंट के तौर पर ऐड करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पहले से लेके चलनी पड़ती हैं ताकि आप बाद में उस चीज़ को अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ ना कि आपने बोर्ड के लिए पढ़ना कैसे है। मतलब अभी आपके लिए प्रीलिम्स आप लोग की हो गई है तो आप लोग का फुल टाइम पढ़ाई का सीन होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ना कैसे है ताकि उसकी वजह से आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, आपका पेपर अच्छा हो जाए। साइंसेस वगैरह जो है, अगर तो आप मैट्रिक 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट है, आप नोट्स और इन चीज़ों से सहारा ले सकते हैं, अच्छा ले सकते हैं। अगर आप FEC के स्टूडेंट हैं
तो आपको ये ज़हन में याद रखना है ना कि आप बुक को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और बुक को जितना ज़्यादा फॉलोंगे आपको इतना ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बुक में पहले से इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है। हाँ, अगर आप और कर सकते हो आप उसके साथ फेडरल बोर्ड पढ़ ले और वो पढ़ ले। आर्ट्स के लिए आप लोग गाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट साइंसेस के लिए आई विल सजेस्ट कि आप बुक की तरफ जाओ। बुक से बेस्ट और कोई भी चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। बुक से पढ़ो, समझो और उसके बाद लिखना है। लाइक इफ इज नॉट लाइक 9th एंड मैट्रिक कि आपने कोई चीज़ याद की नोट से और आपने जाके उधर ही वो लिख दी, नहीं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता याद करने का। आपके पास ये होता है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बना लिए, आपको समझ आ गई, उसके बाद उधर जो लिखना है वो आपने इधर से लिखना है। वो आपने याद करके नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप याद करने इतनी ज़्यादा चीज़ें आप याद कर करके थक जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात एक ये कि अगर तो आपको कोई कहता है प्रीलिम्स में कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 11 घंटे पढ़ रहा हूँ और तुम तो इतने पढ़ रहे हो, तो इसी वजह से टेंस नहीं होना बिल्कुल भी। आपने थोड़ा सा पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। मेरी यही चीज़ है, मैंने NMD अकेडमी में भी ये कहा था कि यार मैंने कभी भी 10-10, 12-12 घंटे नहीं पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ज़िंदगी इंजॉय की है। मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, अच्छा पढ़ा है ना। उसमें ये है ना, देखिए आप पढ़ना कैसे है, पहले तो ये आपने एक रूटीन बना लेनी है। रूटीन पर से मैं वो बात कहूँगा, रूटीन इंसानों के लिए होनी चाहिए, रोबोट्स के लिए नहीं होनी चाहिए, ताकि जिसको आप फॉलो अप कर सके। रूटीन बना ले कि मैंने ये चीज़ इतने दिन में करनी है, ये इतने दिन में करना है, ये इतने दिन में करता है। उससे फ़ायदा ये होता है ना कि आपके जहन में एक माइंड बन जाता है, एक मैप बन जाता है कि अच्छा ये चीज़ मैंने इधर करनी है, ये मैंने इस दिन करनी है। तो आपकी चीज़ें ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वो सारी मतलब वो क्या है, उसको हम क्या एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो सुलझना शुरू हो जाएगी। मतलब वो आराम से सब कुछ कवर अप होना शुरू हो जाएगा। तो आपको फिर मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा ना। दूसरी बात है आर्ट्स वगैरह की, कि आर्ट्स को आप लोगों ने कैसे पढ़ना है। साइंसेस का तो मैंने ये आप लोगों को टिप्स दी कि इसी तरह पढ़ना है, और मतलब कॉन्सेप्ट्स वगैरह बनाने, बाकी मैं पेपर प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। आर्ट्स का आप लोगों ने कैसे पढ़ना है। उर्दू देखो यार, उर्दू तो इतनी मज़े की चीज़ है, इतनी मज़े की चीज़ है। आपको शेर व शायरी से थोड़ा भी आपको लगाव शगाव हो ना तो आपका हो जाता है। आप शेर व शायरी और ये चीज़ पढ़ के आप उनका तशरीह जितना मज़े से कर सकते हैं, जितना मज़े से कर सकते हैं ना, ये आशिकी वाले शेर वगैरह आ जाए ना तो आपने सबसे बड़ा आशिक बन जाना है। और ऐसे दबा के लिखना है, ऐसे मज़े की चीज़ें लिखनी है, अंदर कुछ और शेर डालने हैं, जो भी जहन में आता है ना उसके अंदर डाल लेना है। हालांकि और तो छोड़ा, हमारे इंडिया के कुछ ऐसे बंदे थे कि जिनको वो कुछ शायरी टाइप गाने होते हैं ना, वो भी उन्होंने अंदर लिख दिए थे। तो ये चीज़ आपकी इंप्रेशन बनाती है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता चेक करने के लिए, ऊपर से देख लेते हैं अच्छा ये खूबसूरत लिखा है, प्यारा लिखा है, नीचे शेर भी डाला है, वो भी डाला है, तो आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। वो पहले वो एक नज़र उसकी कैच कर जाती है कि अच्छा ये चीज़ तो बड़ी प्यारी लिखी हुई है, तो इसे हो जाती है। इस्लामियात है, इस्लामियात भी यार मतलब छोटे छोटे आयतें और ये चीज़ें उसके अंदर पेपर्स के अंदर डालनी है, ये सब कुछ अंदर डालना है और ये याद करनी है। मैक्सिमम टाइम देना है, इस्लामियात को थोड़ा टाइम देना है। ये नहीं आर्ट्स को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, उनको टाइम देना है। इंग्लिश को भी भरपूर टाइम देना है, क्योंकि अगर आपने टाइम नहीं दिया तब जाके आपको उधर पता चलेगा कि यार मुझे टाइम देना चाहिए था। क्योंकि ये देखो साइंसेस में मार्क्स आ जाते हैं, तकरीबन सब के आ जाते हैं। ये जो पोजीशन वगैरह वाली बातें होती है ना, ये आर्ट्स करती है, मैटर करती है। अगर आपके आर्ट्स में ज़्यादा आ गए आप बाजी ले गए। साइंसेस में सब के आ जाएंगे, आप देखेंगे 96, 97 ये सब के आ जाते हैं, 95। मेन चीज़ होती है आर्ट्स। आर्ट्स के लिए बहुत कम लड़कों ने पढ़ा होता है, जिन कम लड़कों ने पढ़ा होता है वो पोजीशन ले जाते हैं। बस पढ़ना सारा इसी तरह है और सही दिल लगा के पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि मैं ये आज पढ़ लूँगा कल पढ़ लूँगा, बस ध्यान में ये रखे ना कि यार ये 30 दिन है, मैं 30 दिन में अपने आप को ख्वार कर लूँ, खैर है, उसके बाद फिर मेरे मज़े हैं। हाँ, पे बोर्ड के बाद काफ़ी टाइम मिल जाता है इंसान को एंजॉय करने के लिए, तो आप उसमें भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ही 30-40 दिन जितने मिले इनको सही कुर्बान कर ले और इनमें मज़े का पढ़ ले, फ्रेश रहे, 2-2, 3-3 घंटे पढ़े, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके कुछ खा पी ले। अभी तो रमज़ान है, तो रमज़ान में अपनी इस तरह रूटीन कर ले कि खैर दिन को सोया करे, रात को पूरा पढ़ा करे और उसके साथ कोई चीज़ खाया करे, क्योंकि दिमाग हमारा वो है ना जो ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है तो आपको याद नहीं हो रहती चीज़ें और आप जल्दी कैच नहीं कर पाते। इसकी वजह से कुछ ना कुछ टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और ये चीज़ अपने साथ रखा करे और ये चीज़ खाया करे तो आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो क्वेश्चन है उनमें आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है। जैसे वायरस का क्वेश्चन आ गया, आपको शायद शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए वायरस की नेमिंग, क्लासिफिकेशन वगैरह, तो ये करके आपने नीचे डायग्राम भी थोड़ी दिखा देनी है। जिस तरह आप क्लासिफिकेशन उनकी करें तो चारों की बना के दे देनी है। डायग्राम्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको उस टाइम ना ले और आपकी जल्दी हो जाए। और आ जाइए फिज़िक्स की बात। फिज़िक्स में ये है ना कि उसका क्वेश्चन का तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन को ऐसे नहीं हल करना डायरेक्ट, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन को पहले लिखना है क्यूरी में। फॉर एग्जांपल अभी
जैसे हमारा कोई पुली का क्वेश्चन है कि ना कि पुली अपवर्ड्स क्यों जाती है, या वैसे इस तरह कोई क्वेश्चन आ गया है ना, वो गिव रीजंस वाले, तो आपने आगे क्यूरी में लिखना है। क्यूरी उसको कहता है कि सवाल क्या है। क्यूरी में आपने लिखा है व्हाई पुली पुल्स अपवर्ड और व्हाटएवर ना, उसके बाद नीचे आपने लिखना है रीजन, रीजन थोड़ा सा लिखना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद डायग्राम। तो ये आपका एक परफेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, और जो भी इसको देखता है वो मार्क्स आपको कम नहीं देगा, आपको डायरेक्ट पूरे मार्क्स देगा। ख्वाह आपने अंदर ज़्यादा लिखा हो या ना लिखा हो, वो चीज़ देखो उसका समझ आ जाएगी कि इस बंदे ने पढ़ा है। आपने पेपर में सिर्फ ये दिखाना है ना कि मैं इधर आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ और सही ज़्यादा पढ़ के आया हूँ, तो मुझे आपने मार्क्स देने हैं। मार्क्स उससे आपने लेने हैं, खुद लेने हैं। मार्क्स वो देता नहीं है, आपने उनसे लेने हैं। बहुत सारे पेपर आ रहे होंगे, जो आपका पेपर थोड़ा अच्छा आता है, कैची होता है, लाइनें उसकी अच्छी होती है, हेडिंग्स अच्छे होते हैं, वो होते हैं, तो वो खुद बहुत दे देता है। 2-4-5 गंदे अंडे आ रहे होते हैं, उसके बाद एक अच्छा अंडा आता है, तो उसको ज़रूर देता है मार्क्स। ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर आ गए तो मुझे ज़रूर बताना कि फ़ायदा हुआ कि नहीं मेरी बातों का। जो भी आप लोग मतलब ज़्यादातर मैं आप लोग कहूँगा कि आप अपनी बुक को फॉलो करें। साइंस सब्जेक्ट जितने भी है, साइंस सब्जेक्ट में आप अपनी बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें मतलब आप ज़्यादा कुछ सीखेंगे। बुक में बहुत ज़्यादा कुछ होता है, अगर आपसे कुछ चीज़ें मिस भी हो जाए, लेकिन बुक में बहुत सी चीज़ें होती है जो आप मतलब वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बुक, मैं कहता हूँ कि बुक इज़ द बेस्ट। बुक बहुत अच्छी चीज़ है, आप बुक को ज़्यादातर फॉलो करें। अलबत्ता आप आर्ट्स सब्जेक्ट जितने भी आर्ट्स में आप वो फॉलो कर सकते हैं, गाइड्स का सहारा ले सकते हैं, वो अच्छे हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ने की बात करें तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। मैं आपको इस पता हूँ, मैंने कभी मतलब वो नहीं पढ़ा कि 18 घंटे, कुछ कहते हैं मैंने 18 घंटे पढ़ा, कुछ कहते हैं 16 घंटे पढ़ा। आप एग्ज़ाम से पहले 2 महीने रह जाते हैं, 3 महीने रह जाते हैं, जब आपके प्रेप्स हो जाते हैं, वो ऑफ ले लेते हैं, तो आप तकरीबन 5-6 घंटे आप जब दिन में पढ़ते हैं, इट इज़ मोर देन इनफ, जब आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ा हो। ठीक है, जब आप पेपर कर रहे हो तो आपके ये हो कि आपने डायग्राम के क्वेश्चंस को ज़्यादा रेफर करना है। ठीक है, जो डायग्राम्स उनको बड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है, अच्छे से उनकी जो लेबलिंग है वो अच्छी हुई भी हो। आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका प्रेजेंटेशन जो होता है, आपको बहुत आपके एग्जामिनर के पहले ही इंप्रेशन बता देता है ना कि एक बच्चा जो है लाइक बच्चा है, वैसे को चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये होती है कि आपके पेपर जो वो होता है ना कि आपने जो चॉइस ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड मार्क्स क्वेश्चन होते हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बायो में रेफर करो तो आप डिफरेंसेस के क्वेश्चन जो होते हैं लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और सॉलिड मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि किडनी को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो, तो आप किडनी की डायग्राम बड़ी करके पूरे पेज पे डायग्राम बनाओ। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को नजर आए, एक एक लेबलिंग करो उसकी, एक एक पार्ट की लेबलिंग करो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मिस्टेक्स आप लोग जितना कर सकते हो ना, जितनी कम मिस्टेक्स कर सकते हो उतनी कम मिस्टेक्स करो। उन क्वेश्चंस को करो कि जिन पे आपको लगता है कि लाइक मेरी फुल कमांड है, ये क्वेश्चंस मैं कर सकती हूँ। और जो दूसरी बात होती है कि आपको हमेशा ये करना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको पता है कि मुझे ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो उनको पेपर की बिगिनिंग में और एंड में करो। और जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट है और ये कि लाइक मैं इतना अच्छा नहीं कर सकूँगी, उनको मिडिल में करो। कि जब आपका पेपर एक फ्लो में जाता है ना, फ्लो में जाएगा तो वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया है। तो जहाँ पे आपके अगर थोड़े से जो मिडिल के क्वेश्चन हैं उनमें थोड़े से आपके कोई फॉल्ट्स हैं, कोई मिस्टेक्स हो गई हैं, तो एग्जामिनर जो है कंपनसेट कर देता है मार्क्स का ना, क्योंकि उसको आइडिया हो जाता है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ था, बस थोड़ा सा टेंशन में जो है रहेगी चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात जो हो जाती है कि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी चॉइस ऑफ क्वेश्चन ये होने चाहिए कि आप न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा उनके क्वेश्चन को प्रेफर करो। ठीक है, फिर इसमें आप जो है मैथमेटिकल डेरिवेशंस जहाँ पे आ रही हैं वो वाले क्वेश्चन करो। और अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन आप करो जहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड आपके पास जो है जहाँ पे रिएक्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पे जिस तरह अगर सेकंड ये में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पोर्शन है तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करो, इनऑर्गेनिक को इतना नहीं करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक ज़्यादा थ्योरेटिकल की उस पर आ जाती है। ऑर्गेनिक में आप रिएक्शंस लिख सकते हो, मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एसिडिटी ऑफ अल्कोहल वगैरह क्वेश्चन आते हैं तो आप जितने ज़्यादा रीजंस दे सकते हो उतने ज़्यादा रीजंस दो। ठीक है, फर्दर आपका अच्छा अभी बात आ जाती है कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। आपने जितना पढ़ना था आपने वो पढ़ लिया, उसके बाद अभी अच्छा पेपर सॉल्व करने से पहले एक और टिप मैं आपको देता हूँ, एक छोटा सा टिप। ये आपने करना है ना कि आप लोगों ने जब क्वेश्चंस अगर आप याद कर ले, आपके पास टाइम बचता हो ना, तो आपने उनको लिख लेना है ताकि आपकी पहले से प्रैक्टिस होती रहे। आप लोग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी। मुझे 9-10 में मेरा ऐसा था ना कि मुझे इस्लामियात के क्वेश्चन याद हो गए थे। ये क्वेश्चन मेरा 7.5 मिनट ले रहा है, ये 9.5 ले रहा है, ये इतने ले रहा है, ये इतने ले रहा है। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस जब होती है ना तो आपको पेपर में कोई मसला ही नहीं होता, आपको हेडिंग याद रह जाती है।
ये लिखना है और सही दबा के लिखते हैं आप आपसे कुछ टाइम मिस ही नहीं होता, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। वैसे तो अगर आपने मतलब सिर्फ पढ़ा हो कॉन्सेप्ट और क्लियर किया लेकिन आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो आपका ये होता है कि आप पहले पेपर में 5 मिनट्स होते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने ये डिफिनीशन ये सब कुछ करना है, लेकिन अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस होती है ना तो आपको पता चलता है कि यार इसमें मैंने क्या क्या लिखना है। जब भी पेपर की तरफ आते हैं, पहले तो पेपर की सुबह आपने क्या करना है, एक काम करना है सिर्फ आपने, रात तक जितना पढ़ सके ना बस वो काफ़ी था। उसके बाद हम सुबह कभी कभी कर लेते थे यार, लेकिन सही बात आऊँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह आपने एक काम और करना है, 10 to 20 मिनट्स उसको देने हैं। आपने 1-2 क्वेश्चंस लिख लेने हैं सिर्फ। उससे क्या होगा ना, आपका जो मतलब आपकी हैंड राइटिंग एक प्रैक्टिस हो जाती है, आपका हाथ मोशन में आ जाता है ना, फिर आपको उधर मसला नहीं होता, आप उधर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पहले इंसान लिख नहीं पाता पहले सर से, वो इसी वजह से कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसी वजह से। और मार्कर्स वगैरह ये सब कुछ अपने साथ सही तबाही लेकर जाने हैं। मैं पूरा फॉर्मेट बता भी दूंगा कि आपने कैसे लाइंस लगाने हैं और वो लगाने हैं, लेकिन उसके बाद मैं पेपर वाइज आता हूँ। पहले आर्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ। इंग्लिश है, इंग्लिश में आपने उन क्वेश्चंस को प्रेफर करना है जो ग्रामर वाले हैं। जो ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, और जो पैराफर्ड्स हो गए और ये हो गए, इन क्वेश्चंस को तो आपने लाजमी अटेंड करना है, सही मज़े का अटेंड करना है। और एसेज वगैरह के जिस तरह वो पहली कुछ ने बात की कि एसेज वगैरह में आपने इस तरह करना है कि मैक्सिमम कोटेशंस डालनी है, रिलेटेड हो, रिलेटेड चीज़ें नहीं डालनी, रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर और डालनी है, उससे आपकी ऐसे बहुत प्यारी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे इस्लामियात पे। इस्लामियात का तो मैंने आप लोगों को कहा कि यार उसमें अंदर डाला करो, सही ज़्यादा डाला करो, आयत हदीस से और ये चीज़ें जो चीज़ें अभी तक सुनी है ना वो सारा उसके अंदर डाल दिया करो। पेपर बहुत प्यारा लगता है, मैं दिखा भी दूंगा फिर। उसके बाद उर्दू में भी शेर व शायरी सही दबा के डाला करो। मैं उर्दू के क्वेश्चन का तरीका तुम लोग को बताता हूँ कि वो कैसे हल करते हैं। एक लड़के आ जाते हैं, वो डायरेक्ट सवाल के बाद जवाब देंगे, नहीं, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ जो हमने किया था, और वो बहुत कैची तरीका है ना कि ऊपर आप उसका हवाला सवाल दे दो, हवाला सवाल में मुसन्निफ का नाम और उसके बाद कि किधर से उठाई गई है, कौन से सबक से, उसके बाद आपने नीचे जवाब देना। तो ये चीज़ बहुत कैच करती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों ने उनको प्रेफर करना है क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। और बायो और फिजिक्स की बात अभी आ जाती है। बायो और फिजिक्स में नहीं है, डायग्राम हो ना हो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए डायग्राम फर्ज है, हर क्वेश्चन के साथ मतलब फर्ज है। वो नहीं है कि बना ली तो ठीक है, ना बनाई तो ठीक नहीं है, फर्ज है। फर्ज जानते हैं, जो भी चीज़ हो डायग्राम आपने उसके साथ बनानी है ताकि वो चीज़ थोड़ी एक्सप्लेन हो जाए, वो चीज़ थोड़ी अच्छी लग जाए। अब सेकंड पार्ट ये कि मैंने पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया था या मैंने क्वेश्चंस कैसे किए थे। उसके लिए मैं डिफरेंट आर्ट सब्जेक्ट्स का बता देती हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे किया, उर्दू कैसे किया, इस्लामियात या पाक स्टडी कैसे किया। पहले अगर मैं इंग्लिश को डिस्कस करूँ तो उसके लिए चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करती है। चॉइस ऑफ क्वेश्चन मतलब ये कि आप ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जाएं, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दें जिनमें आपसे किसी पोइम की जो है वो थीम पूछा हुआ है, किसी चैप्टर की समरी पूछी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एग्जामिनर कहता है कि आप ज़रा वाइड करके ब्रॉड वे में एक्सप्लेन करो, तो अगर पॉइंट रहेगा तो आपके मार्क्स इतने का चांस होता है। आप चैप्टर से रिलेटेड चीज़ देखो। एक और बात जो मैंने की थी वो मैं ऐसे करती थी कि मैं बुक से ही चीज़ को याद किया करती थी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बुक से ही आया हुआ है तो मैं वहीं से उस क्वेश्चन को लूँगी, लेकिन उसमें मैं 2-3 ऐसे जनरल पॉइंट्स ऐड कर दूँगी जो आप किसी भी सारे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे आप हज़रत वसल्लम पे अगर के चैप्टर लिखा हुआ है तो आप उनके बारे में कोई एक जनरल बात लिख सकते हो, वो पूरी दुनिया के लिए नमूना थे या समथिंग लाइक दैट, तो आप इस लाइन को हर क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। तो बुक की लाइनिंग को यूज़ करना ज़्यादा ठीक होता है और उसमें आप फिर इस लाइन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। चॉइस ऑफ क्वेश्चन भी होगा। इसके अलावा आपके जो ऐसे हैं, ऐसे को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं उस टाइम में बैठ के ये लिख सकती हूँ। ऐसे के लिए आप 25 या 20 टॉपिक्स उस सामने रख लो कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से आता है। उनसे रिलेटेड आप मुख्तलिफ किस्म की पोइट्री, उर्दू पोइट्री भी आप इवन की इंग्लिश एसेज में यूज़ कर सकते हैं। कोटेशंस वगैरह ये एक पेज पे लिखना स्टार्ट कर दें और एक पर डे एक आप कर सकते हैं। अगर फिर मैं उर्दू की और इंग्लिश में एक और बात ये कि आपने क्वेश्चन में रेफरेंस में ज़रूर लिखा करती थी और इतना ज़रूरी होता है कि आप रेफरेंस टू द क्वेश्चन लिखें, उसमें आप ऑथर का नाम लिखें और उसमें आप चैप्टर का नाम लिखें, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसके बाद अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो उर्दू में भी चॉइस ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है, इन द सेंस कि आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करें जो कि आपको सॉलिड मार्क्स देंगे। फॉर एग्जांपल ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा प्रेफर करें, या कहीं पर जो है वो अक्सर FSC लेवल पे तो वो वाहिद जमा वगैरह के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन 9th के लेवल पे आ जाते हैं, तो आप उनको भी रेफर करें। इसके अलावा उर्दू ऐसे को भी आप कम ना लें,
उर्दू एसे में क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन में से मार्क्स लेना ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जामिनर आपको मैक्सिमम 13 मार्क्स देता है इसमें, और अगर आपका एसे ना अच्छा हो तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स तो यहाँ से चले जाते हैं। तो आप इसमें भी इसी तरह करें कि अभी से ही कोर्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर लें या एक ऐसे पर डे लिखें। और इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे जो कि माशरती मसाइल पर होते हैं ना, इंटरनेट के फ़ायदे नुकसानात, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके दूसरे ऐसे में भी जा रहे होते हैं, वहाँ पर भी यही मसाइल हो रहे होते हैं। तो आप इन पे ज़रा ज़्यादा फोकस करें और इनसे रिलेटेड 3-4 शेयर लिख लें और इनको हर ऐसे में आप एज अ पार्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उर्दू में तशरीहात के क्वेश्चन होते हैं। तशरीहात के क्वेश्चन में भी आपने शुरू में रेफरेंस तो लिखना ही होता है, तशरीह को भी आप ज़रा ब्रॉड वे में करें, उसमें भी आप 2-3 शेर ऐड करें। इसके अलावा फ़नी महासिन वगैरह ऐड करें। इवन कि उर्दू के क्वेश्चंस में भी आप स्टार्टिंग में इस तरह से करें कि उसमें भी लिखें कि ये यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा उस मुसन्निफ़ की 2-3 खूबियाँ भी लिख सकते हैं कि उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, या कोई भी जो बहुत मेन बात है, उनसे सितारा इम्तियाज़ मिला या कुछ भी, ऐसी चीज़ भी आप उर्दू में ऐड करें। इसके अलावा इस्लामियात या पाक स्टडी की अगर मैं बात करूँ, इस्लामियात में आपने हदीस वगैरह ऐड करनी होती हैं, ज़्यादातर उन चीज़ों के होते हैं, और इस्लामियात में भी ज़्यादातर पास्ट पेपर्स के ही क्वेश्चन यूज़ होते हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा फोकस करें। और आयात और हदीस का लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें, उनके ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में आप इंग्लिश कोटेशंस ऐड करें। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस में आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, फिर आपने फ्लो चार्ट में लिखना है कि इसके अंदर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और उन चीज़ों को आपने उस तरह से एक्सप्लेन करना है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे बनानी है कि वो एग्जामिनर के बिल्कुल सामने, एग्जामिनर को चेक करने में उसे आसानी हो। डोंट गो फॉर द पैराग्राफ्स। आप जितने लंबे पैराग्राफ्स लिखेंगे उसमें आपको उतना ज़्यादा एग्जामिनर को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर पेन आगे करे और उसकी जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाए। तो इसलिए आपने क्वेश्चन का मेन आंसर सबसे पहले हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसको बाकी फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जाना है, और यही पेपर प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होती है। थैंक यू। इसके अलावा जब आपको एग्जामिनर पेपर दे तो आपको ज़्यादा फोकस आपके MCQs पे होना चाहिए। अगर MCQs आपके ठीक होंगे तो इससे एग्जामिनर पे आप लोगों का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे, मतलब वो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले लिखने हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग को सही आते हो। जब एग्जामिनर वो पहले चेक करे तो उससे जब उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, वो कहता है कि बंदा काबिल है, वो आपको आगे मार्क्स दे देता है। जब आपके आखिर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस या आखिर वाले क्वेश्चंस जो है वो आपने बहुत अच्छे लिखे हो, लेकिन पहला वो आपने वो क्वेश्चन लिखा हो जो आपका मतलब ठीक ना हो, आप ऐसा अच्छा ना हो, तो उस पर आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। तो एग्जामिनर बस वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद हम अगर पेपर्स की बात करें, सबसे पहले मैं इंग्लिश की तरफ आऊँगा। इंग्लिश में आप लोगों ने ऐसा लिखना है कि जैसे आपके पहले वो जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एक्सरसाइज से आते हैं, उन क्वेश्चंस में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है कि सबसे पहले जब आप वो करें, उसमें लिख के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप पहले लिख के, ये क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर का है, चैप्टर का नाम लिख के, उसकी चैप्टर के ऑथर का नाम लिख के, उसके बाद उस चैप्टर का थोड़ा सा थीम लिख के, और थीम के बाद आपने आंसर लिखी, तो इससे भी आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आपने वहाँ भी लिखनी है, आपने हवाला देना है कि मतलब कौन से चैप्टर से ये लिया गया है, उसके मतलब मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है, उसके चैप्टर का नाम भी आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद जब आप शेर व शायरी की तरफ आ जाते हैं तो शेर व शायरी में पहले आपने ये करना है कि आपने फरहिंग लिखनी है। जो शेर में जो वो होते हैं हमारे साथ मुश्किल अल्फाज होते हैं, अब पहले मुश्किल अल्फाज की माने लिख के, मुश्किल अल्फाज के बाद वो हवाला शायर और वो चीज़ें जो मतलब वो मैंडेटरी जो वो लिख के, उसके बाद आप तशरीह लिख के, और तशरीह में आप जितना लंबा करके लिख सकते हो तो आप लिख के, कि उर्दू वाले टीचर्स जो होते हैं ज़्यादातर लंबी चीज़ें उनको अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आपने नीट लिखना है, साफ़ लिखना है। आप साफ़ लिखेंगे तो ये जो आपका सीन है वो चेकर के लिए आसानी होगी। आप चेकर के लिए आसानी पैदा करें तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप साफ़ नहीं लिखेंगे तो चेकर के लिए मुश्किल होगा, वो फिर आपको मार्क्स तो नहीं देगा। तो साफ़ लिखना है, वाज़ेह लिखना है, और उलट पुलट कर कुछ चीज़ नहीं लिखनी, वाज़ेह टू द पॉइंट आपने लिखना है। उसके बाद जब हम इस्लामियात की तरफ आए तो इस्लामियात में भी आपने सही दबा के लेंथी हो के आपने लिखना है, और थोड़ी ये इस्लामी बातें जो है इन चीज़ों को आपने बीच में डालना है। कोटेशंस आप ये इस्लामी हदीस भी लिख सकते हैं, आयात भी लिख सकते हैं, और ये चीज़ इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जब हम फिज़िक्स की तरफ आ जाते हैं तो फिज़िक्स में सबसे पहले अपने जो हमारे साथ पहले वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो डायरेक्ट वो तो सही बात है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ जो
अक्सर ये डेरिवेशन वाली या ये मैथमेटिकल क्वेश्चन जो होती है ज़्यादातर आपका फोकस उस पर होना चाहिए। आप अगर डेरिवेशन और मैथमेटिकल क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल्स जो है आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि न्यूमेरिकल्स आपका खाम खा ठीक हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के जो है वो सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका आंसर आपने सारा कुछ ठीक लेकिन आंसर आपका गलत है तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अगर आपका आंसर ठीक है लेकिन आपका आंसर ठीक है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम अगर बायो की तरफ आ जाते हैं तो बायो में हमारे साथ इस तरह है, बायो में आप ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप डायग्राम्स ड्रा करें। डायग्राम्स में ये नहीं होना चाहिए कि डायग्राम अच्छे है बुरे है, नहीं है। आप अगर डायग्राम्स ड्रा करेंगे तो चेकर जो है उस पर आप लोगों की मतलब वो इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। ये बायो वाले जो होते हैं उनको मतलब ये चेकर बायो वाले जो होते हैं ना इनको ये डायग्राम्स अच्छे लगते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आपने एक केमिकल टच डालना है। केमिकल टच का मतलब क्या है? केमिकल टच का मतलब ये है कि आपने ये केमिकल रिएक्शंस जो है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के साथ ही केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो आपके लिए अच्छी होगी। और ज़्यादातर ये केमिकल रिएक्शंस वाले क्वेश्चन जो आता है ज़्यादातर वो कोशिश करें कि आप ज़्यादातर वो केमिकल रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ये इसके सॉलिड मार्क्स होते हैं, आपको सॉलिड मार्क्स मिल जाते हैं। और यही बात है इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों ने ये ऐसी करनी है कि साइड पे आप लाइंस ड्रा करें, क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रा करें। हेडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दे, हेडिंग्स के नीचे लाइन ड्रा करें। और जैसे मतलब जिस तरह आपका पेपर अच्छा लगता है उस तरह जैसे आपको लगता है कि मैं मार्क्स ले सकता हूँ एक अटैम्प्ट पे, ऐसा अटैम्प्ट करें जिससे आपको लगता है कि मैं इससे मेरा पेपर अच्छा लग रहा है और मैं मार्क्स ले सकता हूँ इस वजह से। थैंक यू सो मच। ये आप लोग का पेज है। और एक और टिप मैं इस तरह दूंगा कि मैं ख़ुद इस तरह करता था और उससे मुझे बहुत फ़ायदा दिया था। जो मार्कर का टिप है इसको मैं कट कर लेता था एक ऐसे तरीके से कि जिसकी वजह से ये 2 लाइनें इकट्ठे मारता था और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता था। और ये इस तरह तो ये अभी आप लोगों को 2 लाइनें लगा के देगा डायरेक्टली, आपकी इकट्ठे 2 लाइनें लगेंगी, तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आपने दोनों साइड पे लाइंस लगा लेनी है। आप ब्लू लगाते हैं ब्लैक लगाते हैं वो आपकी अपनी मर्जी पे है। फिर उसके बाद ब्लैक मार्कर उठा के यहाँ पे सेक्शन बी होता है, सेक्शन ए जो होता है वो आपका पार्ट 1 जो MCQ का पोर्शन होता है। अच्छा, क्योंकि सेक्शन के बाद आपने क्वेश्चन नंबर लिखना होता है वो आपने ब्लू से लिखना है, तो ब्लैक चूंकि आपके पास पहले से है तो इसी वजह से मैं डायरेक्ट पार्ट नंबर यहाँ पे लिख देता था पहले। पार्ट नंबर आपने मेंशन नहीं करना क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा आ रहा है, इस वजह से ये जगह आपने खाली छोड़ देनी है। ये शीट चूँकि आपको वैसे भी 10 मिनट्स पहले मिल चुकी होती है तो इसी वजह से ये चीज़ें आप आराम से लिख सकते हैं और प्यारी प्यारी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ही होता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQ का जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ऐसे अभी आप इसके बाद जो चीज़ आपने ब्लैक में लिखी है आप उनको ब्लू से नीचे अंडरलाइन करें ऐसे। जो आपने ब्लू में लिखी है उसको आप ब्लैक से कर लें। ये आपके पेपर का फॉर्मेट आ जाता है डायरेक्ट। उसके बाद आप नीचे अभी आपको पार्ट 1 है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपका पार्ट 1 आपका आ गया। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा है कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, डिफाइन एंड एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप डायरेक्ट इस तरह आ जाएंगे यहाँ पे। ये चूँकि आपका पार्ट 1 है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पार्ट 1 लिख दें। पार्ट 1 हो गया और आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर ऐसे।
माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आपने ये चीज़ आपने कैपिटल में लिखे, उसके बाद जो हेडिंग्स है उसको आप स्मॉल में लिख सकते हैं, वो प्यारी भी लगी होंगी। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ इसके लिए, definition. Mitochondria is the powerhouse of the cell, etc etc। जो आपने लिखना है वो आप यहाँ तक लिख के आप इधर तक आ जाएंगे। इसके बाद आपने इसमें और हेडिंग्स डाल लेनी है। डिफिनीशन हो गई, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन हो गई, अच्छा एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी प्रेजेंस हो गई, किधर किधर प्रेजेंट होता है, कौन से सेल में होता है, कौन से सेल में नहीं होता, साइज़, प्रेजेंस ओके। उसके बाद आप इसकी साइज़ लिख सकते हैं, हाँ साइज़ के बाद ये सब नीचे करके जी मेन पॉइंट पे जब मैं आ रहा हूँ, डायग्राम, ये चीज़ आपके क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट कर देती है। एक प्यारी सी ऐसी आपने ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की एक डायग्राम नीचे बना देनी है। डायग्राम को लेबल भी कर लेना है प्यारा सा, प्राइमरी वॉल हो गया, सेकेंडरी वॉल हो गया, F1 पार्टिकल्स एटसेट्रा, जो भी आपने करना है ना उसको करके, तो ये क्वेश्चन आपका एक पूरा हो जाता है। और इसको फिर जो भी देखता है, जो मतलब जो भी चेकर होगा या जो भी होगा वो इस क्वेश्चन को देखेगा तो आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो डिफिनीशन है, एक्सप्लेनेशन है, प्रेजेंस है, साइज़ है, बाकी सारी चीज़ें होगी और डायग्राम हो गया, तो क्वेश्चन उसके लिए एक पूरा क्वेश्चन बन गया। ये था बायो का पार्ट। ये इंट्रो तो सबकी एक जैसी हो गई, ये बायो का पार्ट हो गया। अभी मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिख लेना है यहाँ पे, वो क्वेश्चन आपका हो गया जैसे पार्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया पार्ट 2 में। अच्छा, सबसे पहले आपने उसके लिए लिख लेनी है, यहाँ पे आपने उसके लिए एक बड़ा सा ऐसे लिख लेना है, क्यूरी। और क्यूरी में आपने यही स्टेटमेंट लिख देनी है कि paratrooper falls with uniform velocity। क्यों? अभी इसके नीचे आपने आके इसके नीचे यहाँ पे लिख देना है रीजन, फिर इसके लिख देना है दिस केस is justified by first condition of equilibrium। अभी इसके बाद आके इसको अभी आपने ये कह तो दिया कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उसको जस्टिफाई कर दिया। अभी कैसे कर दिए उसके नीचे आपने यहाँ पे आके लिख देना है एक्सप्लेनेशन। अभी जैसे ही आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो आपको एग्जामिनर्स पे फुल मार्क्स देगा। आपने क्यूरी लिख ली कि पैराट्रूपर फॉल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन क्यों ये क्यूरी है, क्वेश्चन पूछा गया है, रीज़न आपने दे दिया कि ये जस्टिफाइड बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेनेशन में आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों है, किस तरह होता है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या चीज़, और आखिर में आपने फिगर या डायग्राम बना लिया, आपने उसके ज़रिए एक्सप्लेन कर दिया है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन और आपको इस पर फुल मार्क्स मिलेंगे।
अब आते हैं उर्दू पर। ऑल्दो कि उर्दू का पेज नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों को इस पर समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें लाइंस क्योंकि थोड़ी खुली खुली होती है तो इसमें उर्दू लिखना आसान होता है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इंशाअल्लाह। अच्छा, उर्दू का भी वही सेम सिस्टम है। आप पहले आपने यही लिख देना है सेक्शन बी, इसके बाद आपका आएगा सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 के नीचे होगा जुज़ू नंबर। जुज़ू नंबर आपका सवाल का कोई भी हो सकता है, वो भी आपने उसी तरह इंग्लिश की तरह लिखना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन सा जुज़ू नंबर जो है वो सही आ रहा है। इस वजह इसको आपने छोड़ देना है। ताकि आपने यहाँ पे सवाल नंबर आपने उसी तरह लाइनिंग लगा लेनी है, ब्लैक के नीचे ब्लू लाइन और ब्लू के नीचे ब्लैक लाइन्स। हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जुज़ू नंबर 1 में आपसे कोई सवाल पूछा गया है, जैसे अच्छा, जैसे हमारे उर्दू में एक क्वेश्चन था, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरे लिए जुज़ू नंबर 1 में आ गया। हमारे पहले बाब का एक क्वेश्चन था कि मुसलमानों के तीसरे तालीमी दौर में कौन सी खराबियाँ पैदा हुई। जैसे मेरे लिए अभी ये क्वेश्चन आ गया है, मैं इसको कैसे लिखूँगा? मैं पहले आगे इसके लिए लिखूँगा हवाला सवाल। ये जो चीज़ थी ये मैंने आप लोगों को समझानी थी। यहाँ पे मैं इसके लिए लिख लूँगा हवाला सवाल। हवाला सवाल में मैं लिखूँगा ये सवाल निसाब में मौजूद सबक मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ शिबली नौमानी है। ये आपका हो गया हवाला सवाल। हवाला सवाल के बाद दूसरी चीज़ आपने लिख देनी है मतलूबा जवाब। अच्छा, मतलूबा जवाब में आपने जो चीज़ वहाँ पे थी, जैसे उसमें था कि तीसरे दौर में इमला का तरीका यानी लेक्चर देना ख़त्म हो गया, और उसके साथ जो बाकी था कि इसमें मोशकोफिया होने लगी, मंतक, नहू और सिर्फ पर जोर दिया गया, जिसमें लोगों की उम्र का बहुत ज़्यादा हिस्सा नज़र हो गया। जो असली उलूम थे उसकी तरफ तवज्जो कम दी जाने लगी। ये सारी चीज़ें मतलब आपने लिख की, आपका इधर तक
सवाल बन जाएगा। बस आपने यहाँ पे एंड कर देना है और इसके नीचे लाइंस लगा देने हैं। तो ये जो सवाल है आपका ये पूरा हो गया है। ये अभी सिर्फ जवाब लिखने से, अगर आप इसके साथ हवाले सवाल लिखेंगे तो ये जो चेक करने वाला है उसकी नज़र में ये चीज़ थोड़ी अच्छी हो जाती है और उसका आपको फुल मार्क्स देगा। लाइंस आपने ज़रूर लगा लेनी है ताकि पता चले कि आपका एक सवाल एंड हो गया और दूसरा सवाल शुरू होने वाला है। अब मैं आपको आखिर में इस्लामियात का तरीका सिखाता हूँ और बाकी इस्लामियात का मैं तरीका आपको लोगों को बताता हूँ कि अगर इस्लामियात में मतलब आप लोगों ने हदीसें वगैरह अंदर डालनी है, ऐसे जुमले डालने हैं जिससे आपका पेपर वगैरह प्यारा दिखे, तो आपने उसको कैसे डालना है। फॉर एग्जांपल आपको आती है चीज़ें लेकिन आप डाल लेते हैं दरमियान में, लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं चलता कि आपने वो चीज़ें अंदर डाली हुई है, लिखा हुआ है उसको। नमाज का एक सवाल है और नमाज का मैं उसको कहता हूँ कि नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है, नमाजी इंसान बहुत से गुनाहों से बच जाता है। तो दरमियान में मैंने इसमें वो चीज़ डाली है कि इन सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो उसको मैंने इसमें ऐसे डालना है कि प्यारा भी दिखे और ऐसे कि मैंने ऐसे डाल दिया और इसके साथ छोटा सा मैं यहाँ पे एक जुमला लिख लूँगा। हाँ, इसके बाद मैं अपना फिर से जो चीज़ मैंने लिखनी है वो इसके अंदर मैं कंटिन्यू करके कि जब इंसान हर वक्त वज़ू में रहता है, उसी तरह जो भी हाँ, बाकी इस्लामियात में ये है कि अगर आप किसी चीज़ को आपको एक आयत आती है या उसका तर्जुमा आता है और आपने उसके अंदर डालना है तो आप कैसे डालते हैं ताकि वो प्यारा भी दिखे। इस तरह आप हेडिंग दे, दरमियान आपने जो लिखते हैं नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है, नमाज इंसान को बहुत सारे गुनाहों से नमाजी इंसान बच जाता है, उसके दरमियान आपने डालना है। तो ऐसे उसका तर्जुमा लिख लेंगे और इस तरह छोटा कुरान लिख लेंगे। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। उसके बाद अपनी चीज़ कंटिन्यू करेंगे तो ये एक फ़ाइन लुक दे देता है आपके पेपर को। बाकी अपनी मेहनत जारी रखे और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह से मांगे, आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे।